हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप लोग हर नए आने वाले कोरियन ड्रामा की एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो आप मेरे सेकंड चैनल पर देख सकते हैं। चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एपिसोड 35 की शुरुआत में वेनबिंग की जब आंख खुलती है तो ये देखता है कि टियानरोंग बेड पर नहीं है। टियानरोंग बाहर बैठी होती वेनबिंग इसके पास आता है तो वेनबिंग को देखकर कहने लगती है कि पहले मैं सोचा करती थी कि जब मेरे पास ज्यादा घर होंगे तो मैं बहुत खुश होंगी, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इन्हीं घरों की वजह से खुश नहीं हूँ। वेनबिंग कहते हैं कि तुम्हें इन बातों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। मैं वादा करता हूँ कि अब मैं बाहर ड्रिंक करने के लिए नहीं जाऊंगा और तुम्हारे साथ घर पर ज्यादा वक्त गुजारूंगा। टियानरोंग कहती है कि लोन का प्रेशर बहुत ज्यादा है, इसीलिए हमें एक्स्ट्रा घर बेच देने चाहिए। अभी तो प्राइसेस घरों की बहुत ज्यादा हैं, लेकिन फ्यूचर में अगर प्राइसेस गिर गई तो हमें बहुत नुकसान होगा और हम उस नुकसान को कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे। क्या तुमने इसके बारे में सोचा है? वेनबिंग कहता है कि इस यूनिट के अलावा तुम जो भी घर बेचना चाहती हो बेच सकती हो। टियानरोंग कहती है कि ठीक है, फिर जो घर बेचने से मुझे पैसे मिलेंगे वो मेरे ही होंगे। वेनबिंग को ये बात सुनकर बुरा लगता है, कहने लगता है कि तुम्हें सिर्फ इसी बात का डर था, तो मैं वादा करता हूँ कि मैं तुमसे 1 रुपया भी नहीं लूंगा। अगले दिन जब मूजिया काम पर आती है तो लिंदा मूजिया से कहता है कि तुम्हारे पास झंडा और यहाँ पर काम करने का एक्सपीरियंस है तो तुम्हें तो कहीं पर भी बहुत अच्छी जॉब मिल जाएगी। लिंदा जिस बात हो जाता है कहने लगता है कि मैंने लीगोंग से कहा था कि मैं कभी भी गिव अप नहीं करूंगा, लेकिन हकीकत ये है कि मैं पहले ही हार चुका हूँ। इस कंपनी में जितने भी लोग काम करते हैं उन सबके लिए बाहर निकलने का कोई रास्ता है सिवाय मेरे। मूजिया से कहने लगती है कि क्या मैं तुम्हारे साथ मिलकर इसका कोई हल तलाश नहीं कर सकती हूँ। और फिर जब लिंदा अपने वर्कर्स को देखता है जिसको बहुत ही इमोशनल होकर देख रहे होते हैं तो ये मूजिया से माफी मांगता है और इसे कहता है कि मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। मूजिया फिर सभी वर्कर्स को कहते हैं कि तुम लोगों ने मेरी और लिंदा की बात तो सुन ही ली होगी। ये सच है कि जॉयलैंड्स के वहीं पर आ गया है जहाँ से इसने शुरुआत की थी, लेकिन हमारी कंपनी अभी भी खत्म नहीं हुई है। हमारे पास अभी भी एक और मौका है, तो इसलिए मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप में से कौन लोग हमारे साथ इन हालात से लड़ने के लिए तैयार हैं। हम उनके शुक्रगुजार होंगे और जो यहाँ से जाना चाहते हैं उनको भी कंपनसेट किया जाएगा। फिर मूजिया लिंदा के पास आती है जो अपना सर पकड़कर बैठा होता है। मूजिया कहती है कि अब से सिर्फ तुम गार्डन पर ध्यान दोगी और मैं इस कंपनी को चलाऊंगी। मूजिया लिंदा को हिलाती हुई कहती है कि तुम्हें इन हालात से लड़ने के लिए हिम्मत इकट्ठी करनी होगी। और फिर इसके वर्कर्स भी यहाँ पर आ जाते हैं जो कहते हैं कि हम तुम दोनों का साथ देंगे। और अब मूजिया ऑफिस में जो एक्स्ट्रा चीजें होती हैं उनको बेच रही होती है, जिसके अंदर इनके कंप्यूटर और डेस्क वगैरह भी होते हैं। दूसरी तरफ टियानरोंग और वेनबिंग के डैड से मिलने के लिए आए होते हैं। वेनबिंग के डैड टियानरोंग से कहते हैं कि क्या तुमने अपने घर बेच दिए हैं? तो टियानरोंग कहती है कि हाँ। फिर ये वेनबिंग से कहती है कि मुझे लगता है कि मैं अपना फोन गाड़ी में ही छोड़ आई हूँ। वेनबिंग कहता है कि मैं तुम्हें जाकर ला देता हूँ, लेकिन टियानरोंग कहती है कि नहीं, मैं खुद चली जाती हूँ। वेनबिंग अपने डैड से कहता है कि डैड, क्या आपके पास कुछ सेविंग्स हैं जो आप मुझे दे सकते हैं? तो वेनबिंग के डैड कहने लगते हैं कि मेरे पास जितनी भी सेविंग्स थी वो मैंने तुम्हें यूनिट खरीदने के लिए दे दी थी। वेनबिंग कहता है कि इस यूनिट को रखने के लिए कल मैंने टियानरोंग से बहुत बहस की थी और आखिर में मैंने ये कह दिया था कि इस यूनिट का जो लोन है वो मैं खुद दूंगा। डैड इस बात पर गुस्सा करने लगते हुए कहते हैं कि क्या तुम फिर से ये लोन अपने डैड के पैसों से अदा करोगे? वेनबिंग कहते हैं कि आप परेशान ना हो, अगर मुझे कोई और रास्ता ना मिला तो मैं इसको बेच दूंगा। वेनबिंग कहते हैं कि अब मुझे समझ आ रहा है कि आप इतनी कंजूसी क्यों किया करते थे पैसे खर्च करने में। डैड कहते हैं कि जब तक तुम इन कठिन हालात से नहीं गुजरोगे तुम कभी भी ग्रो नहीं कर सकते हो। डैड कहने लगते हैं कि मेरे पास कुछ कीमती मोती हैं जिनको बेचने से काफी पैसे मिल जाएंगे और जो टियानरोंग ने घर बेचे वो पैसे मिलाने से तुम ये लोन आसानी से दे सकते हो। लेकिन वेनबिंग कहता है कि वो घर टियानरोंग के हैं, उन पर मेरा कोई हक नहीं है। तो डैड कहते हैं कि तुम तो टियानरोंग के रिश्तेदार और दोस्तों को जानते, वो अक्सर ही पैसे उधार ले लेते हैं और जब एक दफा पैसे उधार दे दिए जाएं तो उन्हें वापस देना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अब बाहर खड़ी होकर टियानरोंग ने ये बातें सुन ली होती हैं और इसे ये बात सुनकर बुरा भी लगा होता है। इसके बाद मूजिया लीगोंग से मिलने के लिए आती है। लीगोंग से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो? तो मूजिया कहती है कि हाँ। लीगोंग कहते हैं कि तुम झूठ बोल रही हो। मूजिया कहती है कि ऐसी बात नहीं है, 90% स्टार्टअप कंपनीज इस तरह के चैलेंजेस का सामना करते हैं और हमेशा ही ऐसे लोग जरूर होते हैं जो इन कठिन हालात में सरवाइव कर लेते हैं। मैं भी तुम्हारी तरह कठिन हालात से गुजर रही हूँ और जब मैं इन हालात का सामना कर लूंगी तो मैं एक दफा फिर से हीरो बन जाऊंगी। इस पर लीगोंग मुस्कुराते हुए कहते हैं कि तुम बहुत जिद्दी हो। मूजिया कहती है कि मैं अभी भी नहीं बदली। लीगोंग कहता है कि हाँ। मूजिया लीगोंग से पूछती है कि क्या जॉयलैंडस्केप के पास अभी भी एक मौका है, लेकिन लीगोंग कोई जवाब नहीं देता। तो मूजिया कहती है कि मुझे याद है कि तुमने कहा था कि वो आखिरी मौका है। लीगोंग कहता है कि तुम्हारा मेरे साथ अभी भी एक चांस है और मैं तुम्हें डॉन ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इनवाइट करता हूँ। और जहाँ तक बात रही जॉयलैंडस्केप की तो तुम उसकी चिंता नहीं करो, मैं जॉयलैंडस्केप को डॉन ग्रुप का एक सब्सिडायरी यानी
एक छोटी कंपनी बना लूंगा और उसको चलाने के लिए प्रोफेशनल मैनेजर्स भी हायर कर लूंगा। मुझे कहती है कि ये तो तुम्हारी रहमदिली है जिसके लिए मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ, लेकिन मैं जॉय लैंडस्केप को नहीं छोड़ना चाहती। लेगोंग कहते हैं कि लिंदा की वजह से। मुझे कहती है कि नहीं, अपने कारण। तुम यही सोच रहे होगे कि मैं बेवकूफ हूँ क्योंकि मैंने अपनी सारी सेविंग्स जॉय लैंडस्केप में इन्वेस्ट कर दी हैं। लेकिन जब लिंदा ने मुझे जॉय लैंडस्केप ज्वाइन करने के लिए इनवाइट किया था तब उसने मुझसे किसी बड़ी कामयाबी का वादा नहीं किया था और मैंने जॉय लैंडस्केप सिर्फ अपने सपने के लिए ही ज्वाइन किया था। मैंने अपनी जिंदगी में ये सीखा है कि पैसे कमाने का मौका तो आपको जिंदगी में मिलता रहता है, लेकिन जिस काम के बारे में आप पैशनेट हैं उसको करने के मौके बहुत कम हो गए हैं। इसीलिए मैं एक दफा फिर से कोशिश करना चाहती हूँ। लेगोंग जिसको बहुत गौर से देख रहा होता है कहता है कि तुम आज भी बिल्कुल पहले की तरह हो। लेगोंग कहता है कि जब तुम थक जाओ तुम हमेशा मेरे पास आ सकती हो। मुझे कहती है कि तुम मेरे लिए मुझे गाइड करने वाले सितारे हो। ये सुनकर लेगोंग को खुशी होती है और फिर मोजिया को काम पर जाना होता है तो ये चली जाती है। फिर मोजिया अपने सभी ब्रांडेड बैग्स को बेचने के लिए आ गई होती है और अब रेंट बचाने के लिए ये लोग एक छोटी जगह पर शिफ्ट हो गए होते हैं और मोजिया ने अपना रेंट बचाने के लिए भी टियानो का घर छोड़ दिया होता है और ये अपने ऑफिस में ही रहने के लिए आ गई होती है। अब रात में जब मोजिया को यहाँ पर डर लग रहा होता है क्योंकि इस जगह पर कोई आबादी वगैरह नहीं होती, तो हवा के शोर से ही मोजिया को डर लग रहा होता है और फिर साथ में ही डोर नॉक होने लगता है। तो ये डर कर पूछती तो कौन है, तो टियानो कहती कि मैं आई हूँ। मुझे टियानो से कहती है कि जब मैं झंडा पर काम कर रही थी तो मुझे लगता था कि मैं बहुत ही ज्यादा माहिर हूँ अपनी फील्ड में, लेकिन किसने सोचा था कि 10 सालों बाद मेरा ये हाल होगा। टियानो मुझे से कहती है कि हम लोगों ने ग्रेजुएट होने के बाद ही बहुत स्ट्रगल की थी और फिर हम कामयाब भी हो गए थे। अब जबकि तुम दोबारा से सब कुछ स्टार्ट कर रही हो तो उम्मीद रखो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और फिर टियानो मुझे से कहती है कि तुम्हें जितने भी पैसे चाहिए तो मुझे बता दो। ये सुनकर मुझे इमोशनल हो जाती है और टियानो को थैंक्स कह रही होती है। टियानो मुझे के पास आकर बैठ जाती है और उससे कहती है कि तुम फिक्र नहीं करो, चाहे कुछ भी हो जाए मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। अगले दिन जब मुझे सबवे से बाहर निकलती है तो ये अपना फोन जब चेक कर रही होती है तो टियानो ने इसको पैसे ट्रांसफर कर दिए होते हैं। मुझे और टियानो से कहती कि मैं तुमसे ये पैसे नहीं ले सकती हूँ क्योंकि स्टार्टअप बिजनेस में पैसे लगाने के बाद मैं तुमसे ये वादा नहीं कर सकती कि तुम्हें इन पैसों से मुनाफा होगा या मैं तुम्हें ये पैसे वापस कर पाऊंगी। टियानो कहती है कि मैंने ये पैसे तुम्हें उधार नहीं दिए बल्कि ये मैंने तुम्हारे अंदर इन्वेस्ट किए हैं। जब से मैं तुमसे मिली हूँ तुम हमेशा ही सुबह जल्दी पढ़ने के लिए उठ जाती थी, इसीलिए तब से मुझे पता है कि तुम कोई आम इंसान नहीं हो, तुम वो हर चीज हासिल कर सकती हो जो तुम हासिल करना चाहती हो। मुझे कहती है कि मैं तुम्हारी उम्मीदों पर पानी नहीं फेरूंगी। फिर वैन बिंग टियानो के पास आता है, कहने लगता है कि क्या जो तुम्हें घर बेचकर पैसे मिले हैं उनसे हम लोन दे सकते हैं, मैं तुमसे ये पैसे उधार ले रहा हूँ। टियानो कहती है कि इस महीने तो हम लोन दे देंगे लेकिन अगले महीने क्या करेंगे, इसीलिए मेरी बात मानकर इसको बेच दो। वैन बिंग कहता है कि मेरे डैड ने मुझे बताया है कि पास्ट में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था, जो लोग ऐसे टाइम पर अपनी इन्वेस्टमेंट संभाल कर रखते हैं उन्हें बाद में बहुत मुनाफा होता है। टियानो कहती है कि मैं तुम्हें पैसे नहीं दे रही हूँ और फिर से इसी बात पर इन दोनों के दरमियान बहस हो जाती है। आज मुझे अपना बिजनेस प्लान एक कंपनी में जमा करवाने आई होती है इन्वेस्टमेंट के लिए, जहाँ पर इसको अपनी पुरानी क्लासमेट यूनियन मिल जाती है। यूनियन मुझे से कहती है कि तुम यहाँ पर अपना प्रपोजल सबमिट करवाने के लिए आई हो, तो मुझे कहती है कि हाँ। यूनियन इसको कहती है कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट बगैर कनेक्शंस के नहीं मिलेगी, इसलिए तुम अपना वक्त जाया नहीं करो। यूनियन जब मुझे का बिजनेस प्रपोजल अपने मैनेजर के पास लेकर जाती है तो वो इसके प्रपोजल की तरफ कम और मुझे की तरफ ज्यादा देख रहा होता है। फिर यूनियन से कहता है कि आज रात जो पार्टी होने वाली है उस पर तो मुझे को भी इन्वाइट कर लो। यूनियन जब मुझे को आकर बताती है कि मैनेजर ने तुम्हें पार्टी पर इन्वाइट किया है तो मुझे कहती है कि कोई बात नहीं, आ जाऊंगी। तो यूनियन कहती है कि जरा ध्यान से, क्योंकि मेरे मैनेजर की भी डिवोर्स हुई है और वो अपने लिए पार्टनर तलाश कर रहा है। और फिर रात में मुजियाओ मैनेजर फांग को अपने काम के बारे में बता रही होती है और कहती है कि आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, इसलिए मैं आपके लिए ड्रिंक करूंगी। लेकिन जब मैनेजर फांग इसके लिए ड्रिंक डालने लगे होते हैं तो ये जानबूझकर मुजिया का हाथ पकड़ लेता है और फिर ये लोग जब डिनर करके बाहर निकलते हैं तो ये मुजिया से कह रहा होता है कि मैंने तुम्हारा बिजनेस प्लान देखा है, मुझे काफी अच्छा लगा है, तो मैं इसके बारे में सीईओ से बात करूंगा। लेकिन ये कहते हुए बार बार ये मुजिया को हाथ लगाए जा रहा होता है और कहने लगता है कि अब काफी देर हो गई और तुमने काफी ड्रिंक भी कर लिया है, तो क्यों ना मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूं। मुझे उसका हाथ पकड़ लेती है। मुझे कहती है कि मैं झंडा पर काम नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैं इस स्टार्टअप कंपनी को ज्वाइन करने के लिए आ गई हूँ। मेरी जिंदगी का एक सिंपल सा नियम है, वो ये है कि जब तक किसी चीज से मैं खुद सेटिस्फाई नहीं हूँ मैं उसको वहीं पर छोड़ देती हूँ। और आज भी बिल्कुल ऐसा ही है। हम अपने प्रोजेक्ट के लिए इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, लेकिन अगर आपको हमारा प्रोजेक्ट पसंद नहीं आया तो हम आपसे कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं लेंगे, लेकिन अपनी सलाहियत से मैं वादा कर सकती हूँ कि
आप मेरे साथ काम करने के बाद प्रमोट हो जाएंगे। ये सुनने के बाद मैनेजर कहता है कि ठीक है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और अगले दिन मुझे को उसकी मॉम की कॉल आती है, जो इससे मिलने के लिए बीजिंग आ गई होती है। जब मुझे अपनी मॉम से मिलने के लिए जाती है तो मुझे की मॉम इसको अपनी सेविंग्स की बुक दिखाती है। मुझे ये पैसे देखने के बाद मॉम से पूछती कि आपके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए। मॉम कहने लगती है कि वो सब पैसे हैं जो तुम मुझे इन सभी सालों में भेजा करती थी। मैंने इनमें से कोई भी पैसे खर्च नहीं किए हैं, क्योंकि मुझे अपने होम टाउन में इन पैसों की जरूरत नहीं है। मैं तो अपनी सैलरी ही पूरी खत्म नहीं कर पाती, इसलिए अब तुम ये पैसे रख सकती हो। मुझे कहती है कि मॉम, ये पैसे मैं आपसे नहीं ले सकती। मॉम कहती है कि तुम ये पैसे रखो, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम इन पैसों को किसी अच्छे मकसद पर ही खर्च करोगी। मुझे कहती है कि मॉम मैं ठीक हूँ। तो मॉम कहती है कि मैं जानती हूँ कि मेरी बेटी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि एक लड़की का अकेले बीजिंग में रहना आसान नहीं है, और अगर तुम यहाँ पर रहना चाहती हो तो मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगी। लेकिन अगर कभी तुम्हारा सब कुछ छोड़कर वापस आने का दिल करे तो तुम्हारी मॉम हमेशा ही तुम्हारा इंतजार कर रही होंगी। मुझे इमोशनल हो गई होती तो मॉम मुझे उसे कहती है कि अपना खाना खत्म करो, ये ठंडा हो रहा है। इसके बाद मुझे जब बाकी सभी के साथ खुदाई कर रही होती है तो लिंदा उसके पास आकर पूछता है कि सब कैसा चल रहा है। मुझे कहती है कि तुम अपने तरीके से प्लांट्स लगाना चाहते हो, जबकि क्लाइंट्स को हर चीज वक्त पर चाहिए। लेकिन मसला ये है कि हमें अपने प्रोजेक्ट्स पर पैसे खुद ही लगाने होंगे। लिंदा मुझे को एक चेक देता है, उसे बताता है कि मैंने अपना घर बेच दिया है। ये सुनकर मुझे चौंक जाती है। इसी मोमेंट पर एपिसोड 35 खत्म हो जाती है।